क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि तीन कथन सत्य होंगे जो अपने को याद भी रखने हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं पहले को आयनिक यौगिक। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आपको एक चीज पता होगी कि धातुएं होती है। कौन धातु? वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्यागती है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ये त्यागती है। और अधातु क्या करेगी? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? ग्रहण। अधातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि जो धातुएं होती है वो हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, क्योंकि उनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का। तो अधातुएं क्या करती है? इनको क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, NaCl। अब Na कौन है? सोडियम। ये क्या है? धातु। क्या ये? धातु। तो इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। अब इसको अगर भाइतम कोश को पूरा करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? डोनेट कर देगी। अब क्लोरीन है। क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पे। तो 2 8 और 7। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो मैं पहले आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब ये 7 के पास, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 को त्याग दे या कैसे भी एक का जुगाड़ कर ले ताकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। तो ये पहले ही त्यागने के लिए बैठा है और ये क्या करने के लिए बैठा है? एक्सेप्ट। तो ये धातु की कैटेगरी में आता है और ये कौन सी में आता है? अधातु की कैटेगरी में। तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? एक यौगिक बना लेते हैं कि तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता हूं? ले लेता हूं। तो इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। तो आपको अगर डेफिनेशन पूछ ले आयनिक यौगिक की तो क्या लिखोगे कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातु में इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? ग्रहण करती है। तो इस प्रकार एक यौगिक का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा कैसे क्या होता है वो चीजें अपन लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज समझ में आ गई। अब इनके गुणधर्म है आयनिक यौगिकों के। पहली बात, क्या आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं? ये बात क्या है? बिल्कुल सही। और ये आपको याद भी रखनी है। ऐसा क्यों हुआ? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल बन जाता है, जिसके कारण ये आयनिक यौगिक कैसे बन जाते हैं? ठोस और कठोर होते हैं। सिंपल सी बात थी जो आपको क्या करनी है? याद रखनी है। दूसरे को मैं चेक करूं कि ये जो आयनिक यौगिक होता है इनका गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ये बात भी क्या है? सही। अब आपसे पूछ ले कि गलनांक उच्च और क्वथनांक उच्च होता है क्यों? तो इसका कारण ये है, अगर मैं इस यौगिक को तोड़ने की कोशिश करूं तो मेरे को इसको अत्यधिक मात्रा में क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर ऊर्जा देनी पड़ेगी ज्यादा मात्रा में, इस वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? हाई होता है। दो पॉइंट हो गए, दोनों आपको याद रखने हैं। पहला, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि जो ये आयनिक यौगिक है वो जल में अघुलनशील है। ये पॉइंट क्या है? असत्य। तो इसमें फिर क्या है बेटा? ध्यान रखना, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? ओनली घुलनशील। मतलब इन आयनिक यौगिकों को अगर मैं पानी के अंदर घोलूं तो ये क्या कर जाएंगे? घुल जाएंगे। जैसे एग्जांपल NaCl जानते हो, अपना नमक होता है, साधारण नमक। इसको मैं पानी में घोलता हूं तो घुल जाता है कि नहीं घुल जाता? तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील। तो फिर ये अघुलनशील किस में होते हैं? तो मैं बात करूं इन यौगिकों की अघुलनशील, तो ये होंगे, एक तो पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया। इनमें क्या होते हैं? ये अविलायक होते हैं। मतलब ये इसके अंदर क्या नहीं करते हैं? घुलते नहीं है। तो ध्यान रखना, आयनिक यौगिक किसके अंदर विलयशील होते हैं? जल के अंदर। और किसके अंदर अविलायक होते हैं? ये पेट्रोल और केरोसिन। ये था पॉइंट नंबर 3। तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को क्या पूछा गया था? असत्य कथन। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से ये क्या हुआ है? सत्य। चौथा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। गलित अवस्था में क्या करते हैं? विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ये बात भी क्या है? इसके लिए सही है। तो ये थे आयनिक यौगिकों की, अपने इस क्वेश्चन के अनुसार अपने आयनिक यौगिकों का डिस्कशन कर लिया। तो जो जो चीजें आपको बताई गई है वो चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42, C6H6 किसका अणुसूत्र है? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। 2026 के लिए आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। तो ध्यान रखना, C6H6 होता है बेटा बेंजीन का। किसका सूत्र होता है? बेंजीन का अणुसूत्र। किसका अणुसूत्र होता है? बेंजीन का। उसके बाद में आपको इस बेंजीन की संरचना भी ध्यान रखनी है। 6 कार्बन होंगे, तो कुछ इस शेप में ये क्या करे हुए होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे। ये बन गए सी। अब कार्बन की बैलेंस पूरी करनी है। एच कितने हैं? 6 तो प्रत्येक को कितना कितना एच मिल जाएगा? एक एक एच मिल जाएगा। इसकी संरचना भी आपसे क्या किया जा सकता है? वो पूछ सकता है। अब मैं देखता हूं तो कार्बन की केवल 3 बैलेंस ही हुई है।
तो इसके लिए मेरे को एक जगह क्या लगाना पड़ेगा, द्विबंध लगाना पड़ेगा। अब यहां नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक, वो केवल एक ही बंध बनाता है। तो या तो मेरे पास डबल ऑप्शन है, या तो मैं द्विबंध यहां करूं या फिर मैं कहां करूं, यहां पे। आप इच्छा जहां कहीं भी करो, कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो यहां कर दिया। अब आगे क्या करना है, एक छोड़ के एक को क्या कर दो, द्विबंध कर दो। जैसे इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा और इसको। अगर आप यहां करते तो इसको छोड़ते यहां करते। बात समझ में आई? तो ये हो गया बेंजीन का संरचना सूत्र, और ये क्या हो गया था, इसका अणुसूत्र। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बेंजीन के जब संरचना सूत्र को देखते हैं, तो इसमें मैं पूछूं कि कितने एकल बंध है, क्या इसके अंदर एकल बंधों की संख्या। आपसे इसमें पूछ सकता है द्विबंध की संख्या, आपसे इसके अंदर पूछा जा सकती है त्रिबंध की संख्या। अब एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये क्या होते हैं? जहां आपको सिंगल लाइन दिख रही है वो कौन से बंध हो जाएंगे, एकल बंध। तो 6 तो दिख रहे हैं आपको बाहर बाहर, 3 दिख रहे हैं आपको अंदर, तो टोटल एकल बंधों की संख्या कितनी हो गई, 9। मैं पूछूं द्विबंधों की संख्या, तो द्विबंध कितने जगह दिख रहे हैं आपको, 3 जगह, 1 2 और 3। और त्रिबंध कितने दिख रहे हैं आपको, 0। ये बातें भी क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C4 करना। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसके साथ में ये चक्रीय क्रम बनाते हैं, चक्रीय संरचना। तो 2 और इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैंने ऑप्शन के अंदर पहले से ऑलरेडी रख रखे हैं। आपको अगर साइक्लोपेंटेन के बारे में पूछ ले, किसके बारे में, साइक्लोपेंटेन। सबसे पहले इसका अणुसूत्र C5H10, पे 4 पेंटेन है तो पे 4 5 याद रहेगा, और उसका क्या कर देना, डबल। अब इसकी संरचना बनवाऊं आपसे मैं, तो कैसे बनेगी, सी 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 सी, और इसको क्या कर देना, यहां से ज्वाइंट कर देना। मतलब सेम स्ट्रक्चर था, यहां 6 थी, इसलिए मैंने एक कार्बन को नीचे जोड़ा था। 5 होगा, एक को छिपा लो, ये बॉन्ड कहां से जुड़ जाएगा, डायरेक्ट यहां पे जुड़ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में तो जितने कार्बन थे उतने एच थे, तो सबको सिंगल सिंगल दिया था। यहां अपने को कितने कितने एच दे देने हैं, 2 2, क्योंकि 5 के डबल है ना 10। तो एच, यहां दोनों को एच मिलेंगे, यहां दोनों को एच मिलेंगे, यहां दोनों को एच मिलेंगे, और यहां दोनों को क्या मिल जाएंगे, एच। आप इसको कंप्लीट कर लेना। तो क्या आपको इसमें कोई द्विबंध दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे इसमें द्विबंधों की संख्या कितनी है, 0। अब की बार द्विबंध की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि कार्बन की 4 करनी थी, 1 2 3 4 ऑलरेडी हो रही है क्या, तो अपने को द्विबंध लगाने की जरूरत है नहीं पड़ी। तो इसमें टोटल एकल बंध गिन के आप जवाब दे सकते हो। 5 तो बढ़ रहे हैं अंदर, और बाहर कितने बढ़ रहे हैं, 10। तो टोटल एकल बंध कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 15। कितने एकल बंध हो जाएंगे इसके अंदर, 15। द्विबंध कितने हो जाएंगे, 0। और त्रिबंध भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 0। ये थी किसकी बात, साइक्लोपेंटेन की। अब मैं पूछूं साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब है सेम संरचना, 5 की जगह कितने कार्बन करने हैं, 6। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। देखो क्या ऊपर वाला ही मिल रहा है क्या, तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा, यहां 6 के साथ कितने एच थे, 6। लेकिन इसके में कितने बनेंगे आपके पास में, 12। कितने बनेंगे, 12। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या हो गया, C6H12। अब कितने कितने कार्बन को मिलेंगे एच, एक कार्बन को 2 एच। कितने एच, 1 2 1 2 1 2, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। तो आपको दिख रहे होंगे यहां से ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास में, साइक्लोहेक्सेन का। एकल बंध गिन के आप बता सकते हो, द्विबंधों की संख्या बता सकते हो, और त्रिबंधों की आप क्या बता सकते हो, संख्या बता सकते हो। छोटा सा बताया, हेक्सिन ये एल्केन श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का, ये एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होते हैं, जितने कार्बन उसके डबल क्या होते हैं, एच। जैसे हेक्सिन कितने नंबर पे आता है, 6 पे, तो 6 और 6 के डबल कितने हो जाएंगे, 12। तो ये हो गया कौन सा। अब आप लोग यहां से देख रहे हो कि हेक्सिन और फिर इसमें क्या फर्क है, तो ध्यान रखना, ये शाखा के रूप में चलती है, जबकि ये चक्कर के रूप में बन रखी है। किसके रूप में बन रखी है, चक्कर के। आई बात समझ में? तो ये थी किसकी कहानी, क्वेश्चन नंबर 42 की कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। शायद ये क्वेश्चन अपन पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज्यादा कुछ इसमें टाइम में लूंगा नहीं। हो सकता है शायद ये डबल बार क्या हो चुका हो, छप गया हो। तो समझाया था मैंने, असंतृप्त क्या बताया था, कौन सी श्रेणी के सदस्य, एल्किन के और एल्काइन के, एल्किन और एल्काइन। तो जो जो एल्किन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य हैं, मतलब इन लगा हो या क्या लगा हुआ हो, आइन लगा हुआ हो, वो होंगे असंतृप्त का उदाहरण। लेकिन अपने को पूछा है कि नहीं है, मतलब 3 तो असंतृप्त के होंगे, एक नहीं होगा। तो पढ़ते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इन, इसमें क्या लगा हुआ है, आइन, इसमें क्या लगा हुआ है, इन। तो ये तीनों इस श्रेणी के ही तो यौगिक है, एल्किन के और एल्काइन के। और ये किसका है, ये है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताई थी ये बात पूरी क्लियर अच्छे तरीके से, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर चुका हूं, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं।
क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक ने क्वेश्चन पक्का 100% पूछा जाएगा, हो सकता है वो इसकी रिएक्शन पूछ ले। तो पहले क्वेश्चन ये है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, तो याद रखना एथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल। अब ये जो एथेनोइक अम्ल है इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और ये चीज मैंने बताई थी कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका के अंदर पाया जाता है। तो जो ये एथेनोइक अम्ल होता है इसका 3 से 4% विलियन जो होता है, कितना परसेंट बोल रहा हूं? 3 से 4 विलियन इसको काम में लेते हैं अपन। इसको कहते हैं बेटा सिरका। क्या कहते हैं? सिरका। तो आपको सिरका पूछ ले सिरका क्या होता है तो क्या बताओगे? एथेनोइक अम्ल के 3 से 4% विलियन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। आई बात समझ में? अब इस एथेनोइक अम्ल का या जो ये सिरका होता है ना, इसका कहाँ उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं अपन जो अचार होता है ना, अचार, अचार में परिरक्षक के रूप में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। परिरक्षक। तो अचार के परिरक्षक में किसका उपयोग करते हैं? सिरका का। सिरका क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% भाग क्या होता है इसका? विलियन जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपन सिरका कहते हैं। अब कहानी क्या होती है कि जो ये एथेनोइक अम्ल होता है ना, इसका गलनांक, क्या बात कर रहा हूं मैं? गलनांक। इसका जो गलनांक होता है वो होता है 290 केल्विन। और जो इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 391 केल्विन। अब इसका गलनांक बहुत ज्यादा है, 290। तो जब सर्दियां पड़ती है ना तो ये एथेनोइक अम्ल क्या कर जाता है? जम जाता है। क्या कर जाता है? जम जाता है। इस कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है? एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसको कहा जाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसको बोलेंगे बेटा? एथेनोइक अम्ल को। तो डी क्या हो जाएगा अपना इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो होता है वो इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। तो शीत अर्थात सर्दियों के दिनों में ये क्या कर जाता है? जम जाता है। इस वजह से एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो ये थी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की कहानी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन तनु HNO3 से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक चीज मैंने पहले बताई थी कि जब अम्ल किससे क्रिया करते हैं? धातु से। किससे क्रिया करते हैं? धातु से। तो बनने वाला जो उत्पाद होता था वो होता था, एक तो होता था लवण, और एक यहां से जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती? मुक्त होती थी। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि अम्ल अगर धातु से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन है? वो अपवाद है ये HNO3। कौन? HNO3। HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। कौन बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। अब ये अपवाद क्यों है? ये अपवाद इसलिए है, अगर इससे कोई धातु क्रिया करेगी ना तो ये हाइड्रोजन गैस देगा ही नहीं। क्या नहीं देगा? HNO3 धातु से क्रिया करके क्या नहीं देता? H2 गैस नहीं देता। क्रिया करके H2 गैस नहीं देता। यह है इसकी कहानी। सभी अम्ल धातु से क्रिया करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है वो धातु से क्रिया करके क्या नहीं देता? हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसका कारण क्या है? कि जो ये HNO3 है ना, यह है प्रबल ऑक्सीकारक। क्या? प्रबल ऑक्सीकारक। मतलब ये ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, ऑक्सीकारक। तो ये क्या करता है? जब हाइड्रोजन गैस बनती है ना तो ये इसको क्या कर देता है? ऑक्सीजन दे देता है। तो वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? जल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है? जल के रूप में। और जो खुद है ना वो नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में क्या हो जाता है? बन जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। अब वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें चला जाता है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया, और एक और होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, आने वाले टाइम में भी ये काम में देगी। N2O, इस N2O को बोलते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। ये होती है हास्य गैस। अगर ये गैस मुक्त हो जाए ना
तो अपने को ऑटोमेटिकली क्या आने लग जाती है, हंसी आने लग जाती है। तो ऑटोमेटिक ज्यादा हंसाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल क्या गेम खेलता है कि ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ये परबल ऑक्सीकारक होता है, जिसके कारण वो क्या कर देता है, उस हाइड्रोजन को किस में बना देता है, जल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि परबल ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, तो वो हाइड्रोजन को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते वो क्या बन जाएगी, जल बन जाएगी, और स्वयं किसके रूप में चला जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में चला जाता है। लेकिन जब ये दूसरों के साथ गेम खेल सकता है तो कोई इसके साथ भी गेम खेल सकता है, और वो जो गेम खेलने वाले हैं वो है, एक तो होता है मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम। कौन, एक तो मैग्नीज और एक मैग्नीशियम। ये क्या करते हैं, ये इससे ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल को मजबूर कर देंगे कि हम तेरे साथ जल नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये दो ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से क्या करेंगे, क्रिया, और किसका निर्माण कर देंगे, हाइड्रोजन गैस का। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि ये क्या कर ले, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या कर दे, निर्माण कर दे। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि तनु HNO3, तनु HNO3 का मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। और क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो अपवाद होते हैं। तो कौन सा होगा नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देने वाला, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीज को लिखते हैं Mn से, और मैग्नीशियम को तो आप जानते हो किसे लिखते हैं, Mg से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जिंक। ये गलत है, मैग्नीशियम सही है, मैग्नीज सही है। तो इसका मतलब दोनों ही अपने क्या होने चाहिए, उत्तर होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। जितनी बातें बताई है हर एक चीज की फोटोकॉपी आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो वही तीन सही होंगे, एक गलत होगा। तो जो गलत है उसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे पहला है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, धनायन बनाती है। तो ये बात ही क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि अपन ने एक चीज बोली थी कि धातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करती, धातुएं इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, त्यागती है, और त्यागने वाले के ऊपर हमेशा क्या आता है, धनायन। तो ये धनायन तो सही है, लेकिन ये ग्रहण करके क्या है, गलत। तो इसका मतलब ये कथन ही क्या हो गया, अपना असत्य कथन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए आंसर हो जाएगा। बाकी और जो भी है इनको भी अपन पढ़ लेते हैं कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते थे। वो था आयनिक, ये है सहसंयोजक। आयनिक में तो क्या खेल होता है, एक देगा तो दूसरा उसको ले लेगा। लेकिन सहसंयोजक में क्या होता है कि तू मेरे ले ले, मुझे तेरे दे दे। मतलब एक जगह मिलकर काम करते हैं दोनों, कि मेरे वाले पे तेरे का अधिकार है और तेरे वाले पे किसका अधिकार है, मेरे का। तो इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध इनको बोला जाता है। जबकि आयनिक में क्या था, एक पूर्ण रूप से दे देता कि तू ले जा, मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। दूसरा बोलता था कि मेरे को दे दे, अगर मैं लूंगा तो तेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वो यौगिक थे आयनिक यौगिक, और ये हैं सहसंयोजक यौगिक। इनमें अधिकार बना रहता है, देने के बाद भी अधिकार रहता है। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले पे उसका अधिकार जमा के रखता है। तो ये कथन तो क्या है, अपना सत्य है। क्या CH3OH और C2H5OH समजातीय श्रेणी, ये नाम याद रखना। समजातीय श्रेणी का मतलब है एक ही जाति के, एक ही परिवार की श्रेणी के सदस्य। तो एक चीज देखो, CH3OH ये है OHR है, तो एल्कोहल ग्रुप का है। और एल्कोहल ग्रुप का है ये बेटा मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल। और ये C2H5OH कौन है, ये है एथेनॉल। तो ये दोनों में बताओ एल्कोहल के ही तो सदस्य हैं, इसमें भी OH जुड़ रखा है, इसमें भी क्या जुड़ रखा है, OH। तो ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो इसका मतलब ये समजातीय श्रेणी के क्या है, सदस्य है। तो ये ऑप्शन भी क्या अपना सही है। लास्ट है, न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्या किया था, यूरिया का निर्माण किया था। ये बात क्या है, गलत। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में ग्रहण की जगह करो आप त्याग कर, क्या कर कर, त्याग कर। यहां त्याग कर लेना, क्या कर लेना, त्याग कर। कि धातु में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है। अब देखो ये जो है ना, न्यूटन, न्यूटन ने जो पहला कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो कौन सा था, यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक है ये, पहला कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन पूछ लेता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला कार्बनिक यौगिक जो कहां बना था, प्रयोगशाला में, वो कौन सा था, यूरिया। और ये सबसे पहले किसने बनाया था, कौन था, यूरिया। और इस यूरिया का सूत्र भी आपको ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड जोड़ देना NH2, इधर भी क्या जोड़ोगे, NH2। ये होता है यूरिया का सूत्र। और इस यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था
फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? फ्रेडरिक वोहलर। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था प्रयोगशाला के अंदर? यूरिया का क्या किया था? निर्माण किया था। तो यहां न्यूटन नहीं आना चाहिए था, यहाँ कौन आना चाहिए था? फ्रेडरिक वोहलर। मतलब कुल मिला के मैं बोलूं कि ये दो कथन ऐसे थे जो क्या है? असत्य। आई बात समझ में? तो अपने को असत्य से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है हर एक स्टेटमेंट से, कि ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं इसको रट के बैठ जाओ न्यूटन न्यूटन। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? क्या हो याद होना चाहिए आपको? यूरिया। यूरिया का सूत्र याद होना चाहिए। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। यहां क्या कहानी थी? धातु में इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण नहीं करती, धातु इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? त्याग कर। और त्यागने वाले पे क्या बनता है? हमेशा धनायन बढ़ता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। नंबर 47, वही कौन सा कथन बताना अपने को? असत्य कथन है। बेटा थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, बाकी अपने को मतलब रखना है। गलतियां इंसान से ही होती है, अपने को मतलब रखना है केवल क्वेश्चनों से। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले सीना बार किसका? कॉपर का अयस्क है। ये बात क्या है? सत्य। और सीना बार का सूत्र आपको याद रखना, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पारे का अयस्क बताओ, लेकिन ये कॉपर का बोल रहा है क्या? सॉरी भाई, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सीना बार कॉपर का नहीं होता, सीना बार होता है पारे का अयस्क। किसका होता है? पारे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? सीना बार पारे का अयस्क होता है। तो ये स्टेटमेंट ही क्या था? असत्य। दूसरी चीज है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ में तेजी से क्या करती है? अभिक्रिया करती है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ में क्रिया करती है, तो वो कौन कौन सी है? पोटेशियम और सोडियम। अगला है मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस क्या करता है? उत्पन्न करता है। यह बात भी क्या है? बिल्कुल सत्य। अब आपको मैं यहां से एक चीज बताऊं तो वो आपको याद रखनी है। तो वो कौन सी है? कि जब धातुओं की क्रिया किससे होती है? जल से। किससे होती है? जल से। तो बनने वाले जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं एक तो धातु ऑक्साइड। कौन होता है? धातु ऑक्साइड। प्लस में बनती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात जो जल में घुल जाते हैं, वो धातु ऑक्साइड न बना के वो क्या बना देते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। कौन बना देते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? तो मैं केवल दो का ही नाम याद रखने को आपको बोलूंगा कि जिनमें ऑक्साइड बनेंगे, बाकी सब में आपको क्या बना देना है? हाइड्रोक्साइड बना देता है। एक तो याद रखना आप फेरस का, और एक याद रखना एल्यूमिनियम का। जब ये जल से क्रिया करेगी ना, तो ये क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बाकी लगभग लगभग सब किसके क्या बना देते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देते हैं। अगला है कि एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक भाप के साथ में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनका क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब कुछ ऐसी धातुएं भी आपको याद रख लेनी है जो क्या करती है? जल के साथ में क्रिया ही नहीं करती। और वो कौन कौन सी है? एक तो है सिल्वर हो गई, Ag। एक हो गया गोल्ड हो गया। एक हो गया आपका लेड हो गया, Pb। ये धातुएं ऐसी है जो जल के साथ में क्या नहीं करती? क्रिया नहीं करती। तो यह है क्वेश्चन नंबर 47 की कहानी। क्वेश्चन नंबर 48, कि अम्ल की धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन की बात कर चुका था। जब मैंने धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तब मैंने बोला था कि जब धातु में अम्ल के साथ में क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का क्या करती है? निर्माण करती है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे तो कौन सी गैस मुक्त करेगी? CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बता देता हूं, अम्ल की क्रिया कभी भी धातु कार्बोनेट से होए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होए। आपको अगर कार्बोनेट शब्द दिख रहा है तो याद रख लेना, एक तो बनेगा लवण, एक बनेगा जल, और जो मुक्त होने वाली गैस होगी वो कौन सी होगी? CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में? डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर अम्ल की क्रिया धातु से पूछे तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाता अपना? हाइड्रोजन गैस हो जाता। लेकिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 49 की। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक अभिक्रिया, कि जो AgBr, कौन? AgBr
जब इस पे सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या करते हैं, एक तो बन जाएगा Ag और एक बन जाएगा Br2। इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 लगेगा, यहां कौन लगेगा 2। ये अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में देखो ये जो यौगिक का कौन सा AgBr, इसका ही निर्माण निर्माण क्या सॉरी प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है कि कोई बुक में मिलती है AgCl, कोई बुक में AgF में मिलता है, और इसके अनुसार वो किस क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं, उपरोक्त सभी को। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड होगा, जिसका उपयोग किस में करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बिफोर बेबी। अब देखो ध्यान ये रखना, मैं ये चीज भी मना नहीं कर रहा कि AgCl का उपयोग नहीं करते, AgF का नहीं करते, लेकिन जो अप्रोक्स सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है वो कौन सा है, AgBr। वैसे जो हेलाइड वाले जो होते हैं ना, जिनमें क्लोरो ब्रोमो लगा हुआ होता है, उनका उपयोग इस श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा उत्तर अपना सही हो जाएगा, AgBr। 1% भी इस क्वेश्चन में धोखे वाली बात नहीं है। तो आपको याद रखना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। ये थी क्वेश्चन नंबर 49 की कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि तो क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50, कार्बन का अपर रूप कौन सा यौगिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये कार्बन होता है वो क्या है, सबसे पहले तो अधातु। क्या है ये, अधातु। इस कार्बन का प्रतीक आपको पता होना चाहिए, जो इसका प्रतीक होता है, इसको किससे दर्शाते हैं अपन, सी से। किससे दर्शाते हैं, सी से। इसका जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, वो कितना होता है, 6 नंबर पे आता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना आता है, 2,4। यह है इस कार्बन के बारे में। अब अपर रूप का मतलब होता है, अपर रूप नहीं होता, वो अपर रूप होता है, अपर रूप। तो इसके अगर मैं अपर रूपों की बात करूं तो कितने अपर रूप है इसके, 3। कितने रूप है, 3। एक तो है आपके सामने कौन सा, हीरा। कौन है, हीरा। एक होगा ग्रेफाइट, और एक होगा फुलरीन। कौन सा होगा, फुलरीन। ये होते हैं कार्बन के अपर रूप। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कार्बन का अपर रूप कौन सा यौगिक है, तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरिन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट का तो मैं पहले ही बोल रखा हूं, ये इस बार बोर्ड के एग्जाम में आपको पेपर के अंदर दिख सकता है कि जो विद्युत की कुचालक अधातु का जो नाम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ग्रेफाइट। और हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ। इन क्वेश्चनों की चर्चा ऑलरेडी मैं पहले जो 40 क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनके अंदर में कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन के साथ में जो इस बार बोर्ड के एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड जो टॉप 50 क्वेश्चन थे, 1 से लेके 4 चैप्टर के, या मैं बोलूं केमिस्ट्री के पार्ट के, वो इस क्वेश्चन के साथ आज क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो अब आने वाली सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चनों के लिए। तो ऑलरेडी अपन ने विनर सीरीज के 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिनमें 5 तो फिजिक्स के कंप्लीट किए हैं, 5 केमिस्ट्री के किए हैं। आने वाले 5 क्वेश्चन अपन 5 लेक्चर किसके कंप्लीट करने वाले हैं, बायोलॉजी के चैप्टरों के करने वाले हैं। तो लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।